नमस्कार। देश में जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो एक अलग तरीके की हलचल होती है और सिर्फ उन राज्यों या केंद्रीय स्तर पर अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वहां पर ही नहीं, बाकी सब जगह ये इस तरीके की चुगबुगाहट होती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा और उसके बाद क्या होगा। खास तौर से अब जब अगले कुछ महीनों में 5 राज्यों के चुनाव होने हैं अगले साल की शुरुआत में, तो लोग सिर्फ इन विधानसभा के चुनाव को 2022 के विधानसभा के चुनाव ही नहीं मान रहे हैं, बल्कि ये मान रहे हैं कि ये 2024 की आहट के संकेत भी देंगे। और इन संकेतों को समझना बहुत आसान काम नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को पिछले कुछ वर्षों में इन संकेतों को समझने में जो आसानी दिलाई है वो है सेफोलॉजिस्ट जितने रहे हैं उन्होंने सर्वे करके हमें बताते रहे कि क्या देश का राष्ट्र का मूड है। और इस पूरे उसमें सी वोटर्स का बहुत बड़ा योगदान है। सी वोटर्स देश की एक बहुत पुरानी और बहुत ही पहचान वाली संस्था है जिसने विभिन्न चैनलों के साथ में मिलकर के सर्वे किए हैं। अभी हाल ही में एबीपी न्यूज के साथ यही सर्वे किया था और सी वोटर्स ने 100 राज्यों से ज्यादा चुनावों के जो हुए हैं उनमें अपना काम किया है। और कई बार क्या अधिकतम उनके सर्वे बहुत पूरे तीर पर लगे हैं, निशाने पर लगे हैं उनके तीर। और उन्होंने यही काम नहीं बल्कि बजट को लेकर के भी सर्वे किए हैं, अमेरिका के चुनाव को भी लेकर के सर्वे किया है। और इस पूरे को करने में यशवंत देशमुख इनके सबसे अग्रणी नाम है। और देश की जो चुनाव सर्वे की नीति है और जो उसके काम को आगे बढ़ाने वाले यशवंत देशमुख जी आज नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ हैं। बहुत बहुत आभार यशवंत जी आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को समय दिया। अभी हाल में जो आपने सर्वे किया और जो 5 राज्य जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, इनको लेकर के सर्वे बहुत देखे जा रहे हैं इस लिहाज से कि 2024 की आहट भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ इन विधानसभा के चुनाव के ही संकेत बताएंगे या उसकी आहट भी बताएंगे? देखिए जी, बहुत ज्यादा आहट तो बताएंगे ही, लेकिन मेरा ये मानना है कि पब्लिक ओपिनियन बहुत ही डायनामिक होता है और लोगों का रिएक्शन, लोगों की प्रतिक्रिया हर मुद्दे पे कितनी तेजी से बदलती है, ये अपने आप में एक उसका सूचक होता है। तो जो भी आंकड़े जैसे आते हैं सामान्यतः उसमें कई बार मुझे लोग कहते हैं कि ये अगले साल ऐसा नहीं होगा, और मैं उनको कहता हूं कि हमने अगले साल की बात भी नहीं की, हम बात अभी की कर रहे हैं, हम अभी का बता रहे हैं, इस समय लोगों का मूड ये कह रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो तात्कालिकता को नापता है, लेकिन साथ साथ में अंदाजा तो देता ही है कि लोगों का मूड, लोगों का रिएक्शन इस तरीके का अभी है, तो उस तरीके से अगर बना रहा तो किस तरीके की स्थिति बन सकती है। और कई बार हम लोगों ने ये भी देखा है कि लोगों का मन बनना शुरू हो जाता है बहुत सारी चीजों के लिए, और जब तक कि अंतिम समय पे कोई बहुत बड़ी कोई घटना, दुर्घटना या ऐसा ना हो जाए तब तब तक कोई लोगों का मन एकदम से बदलता नहीं है। ऐसा चुनाव में मैं नहीं मानता हूं कभी ऐसा होता है कि एकदम से कुछ हो गया। एकदम से कुछ नहीं होता। कुछ आप भी जानते हैं, आप मुझसे इतने ज्यादा वरिष्ठ और इतने अनुभवी हैं, इतने चुनाव आपने देख डाले दशकों में। एकदम से लोग जो सोचते हैं कि कुछ हो गया, ऐसा होता नहीं है। मन थोड़ा ही थोड़ा सही लेकिन बनता रहता है, और जरूरी ये होता है कि जिस समय वो मन बन रहा हो उसे उस समय नापते चला जाए। अन्यथा क्या होता है, अगर हम रेगुलरली ये नापने का हिसाब किताब नहीं करें तो अंतिम समय में एकदम से कुछ ऐसा होता है तो हमको लगता है अरे कितनी बड़ी चीज हो गई। अब मसलन आपने देखा था पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ था, जब जी। हम लोग पिछले 1.5 साल से लगातार ट्रैकर करके क्या कह रहे थे कि ममता बनर्जी बहुत आराम से आगे हैं, कहीं दूर दूर तक उनकी सत्ता को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अंत में आकर के केवल नापना शुरू किया, उनको लगा कि यह बहुत आश्चर्यजनक बात हो गई या चुनावी नतीजे कुछ आश्चर्यजनक हो गए, जबकि ऐसा कुछ था नहीं उसमें आश्चर्यचकित करने का। जी। ममता बनर्जी आगे थी। अंत तक आते आते केवल एक ही परिवर्तन हुआ पश्चिम बंगाल में कि लेफ्ट फ्रंट के और कांग्रेस के जो मुस्लिम मतदाता थे, उन्होंने भी ये देखकर कि ममता बनर्जी ही जीत रही है, बीजेपी को हरा रही है,
वो हिस्सा भी लॉक स्टॉक एंड बैरल ममता बनर्जी को चला गया। इसलिए उनका जो 180 170 हम लोग आंकड़ा लगा रहे थे, उससे 25-30 सीटें उनकी और आ गई। लेकिन ममता बनर्जी लगातार 2 साल से हमारे सर्वे में आगे थी, जीत रही थी। इसलिए इसको लगातार नापते रहना बहुत जरूरी है कि क्या बदल रहा है और कब बदल रहा है। जी, एक बात संक्षेप में, क्योंकि कई दर्शक या कई मतदाता ये नहीं जानते हैं कि आप काम कैसे करते हो और इतना सटीक कैसे होता है, ये उनको अभी भी बहुत सारा अंदाजा नहीं होता है। तो संक्षेप में अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ये। जी, बहुत आसान है समझना। जैसे आप चावल पकाते हैं तो चावल ठीक पका कि नहीं पका, उसके लिए आपको पूरा कुकर या पूरा हांडी का चावल नहीं खाना पड़ता। आपको उसे चावल को घुमा करके उसमें से 2-4 चावल निकाल के ही देखना रहता है कि चावल पका कि नहीं पका। उसी जी तरीके से सर्वेक्षण की जो है प्रक्रिया, वो दरअसल पूरे समाज जो भी है उसमें से रैंडम अलग अलग जगह से लोगों से बात करके उसे समाज का सरोकार माना जाता है। देखा जाता है कि ये सैंपल समाज का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, और अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका क्या मायने हैं, उसका मन क्या बन रहा है। तो हमारा ये मानना है, जो सी वोटर के काम में और बाकी सब में अंतर है, कि लोग काफी लंबे लंबे अंतराल के बाद में सर्वे करते हैं, 1 साल 5 साल। हमारे यहाँ पे ये अंतर है कि हम अंतराल नहीं छोड़ते। हमारे यहाँ 365 दिन हम रोज, छोटा थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन हम ठोक के बजा के देखते रहते हैं। तो 11 भाषाओं में जी हमारे जो है रोज पूरे देश भर का सर्वे चलता है। करीब करीब 150 हमारे रिसर्चर इस काम में रोज लगे होते हैं और साल के 365 दिन वो काम करते हैं। इसीलिए जो आकलन हमारे पास में आता है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो एक दिन के सर्वे के ऊपर हो गया, उसके पीछे पिछले 365 दिन के भी आंकड़े हमारे पास में होते हैं। और अगर 365 दिन का कोई ट्रेंड लाइन हमको बता रहा है तो हमें उसमें ज्यादा भरोसा होता है कि ये एकदम से रातों रात कुछ ऐसा नहीं हो गया है, रातों रात चीजें कुछ नहीं आ गई, ऐसा नहीं लगता है। इसीलिए शायद हम ट्रेंड को ज्यादा सही पकड़ पाते हैं। लोगों को ये भी हम अपने आपके दर्शकों को बोलना चाहेंगे कि जब आप सर्वेक्षण देखते हैं तो उसमें पॉपुलैरिटी, वोट शेयर, इसके ट्रेंड ज्यादा मायने रखते हैं। मुद्दे के ऊपर बातचीत ज्यादा मायने रखती है, बजाय इसके कि सीटों के आकलन पे दिमाग ज्यादा लगाएं। क्योंकि सीटों का आकलन ये सर्वे का हिस्सा नहीं होता है। सर्वे में ज्यादा से ज्यादा आपको ये अंदाजा लगता है कि वोट किस पार्टी को इस समय कितने मिलने हैं। वोट से सीट बदलना ये एक मैथमेटिकल एक्सट्रापोलेशन है। 10 तरीके के लोगों के फॉर्मूले होते हैं, एक ही वोट शेयर पे 10 तरीके के सीट शेयर का लोगों का आकलन हो सकता है। इसलिए सर्वे के अंदर मुद्दों के ऊपर लोग क्या बात कर रहे हैं, किसी नेता से कितने नाराज हैं या नहीं नाराज हैं, ये क्या बात है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और सी वोटर में हमारा ध्यान ज्यादातर इन चीजों पर रहता है कि हम ये नापें कि लोग नाराज कितने हैं, किस मुद्दे से नाराज हैं, किससे नाराज हैं, और वो नाराजगी क्या इतनी नाराजगी है कि वो सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं और वोट उसके खिलाफ देना चाहते हैं। ये बिल्कुल। नापते हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात की। आमतौर पे लोग सर्वे पे समझते हैं कि वो सीटों को लेकर के करते हैं, लेकिन आपने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि वो सीटों से ज्यादा वोट शेयर का मतलब ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी जो प्रणाली है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाले में, उसमें भी उसका कुछ बहुत सारा असर होता है। लेकिन क्या सैंपल साइज का भी बहुत इम्पैक्ट होता है? बहुत बड़ा सैंपल साइज हो तो उसका ज्यादा एक्यूरेसी होती है, छोटा हो तो कम होती है? क्या इस तरीके की कोई बात आप कितना रखना चाहते हैं? 1% होता है या 1% से कम होता है? कैसे क्या तय करते हैं? देखिए, अगर आप अच्छा रैंडम प्रोबेबिलिटी सैंपल कर रहे हैं तो किसी भी, मैं मसलन आपको एक उदाहरण के लिए कहता हूं कि अगर आप बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश में आप यशवंत भाई कितने सैंपल लेंगे, तो मैं कहूंगा केवल आपको उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी चाहिए तो मैं आपको 1500 इंटरव्यू में पूरे उत्तर प्रदेश का आपको हाल बता सकता हूं। लेकिन अगर आप मुझसे बोलेंगे कि अच्छा इसके अंदर आप मुझे पूर्वांचल का हाल बता दीजिए, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए मुझे पूर्वांचल में 1500 सैंपल करने पड़ेंगे। फिर आप बोलेंगे कि अच्छा पूर्वांचल में हमें बनारस का हाल बता दीजिए, तो मैं उस सर्वे से नहीं बता सकता। उसके लिए मुझे बनारस के अंदर 1500 सैंपल करने पड़ेंगे। और फिर आप बनारस से पूछेंगे कि अच्छा रोहनिया सीट का बता दीजिए, तो मैं बनारस से नहीं बता सकता। उसके लिए कि मुझे रोहनिया सीट पे 1500 सैंपल करने पड़ेंगे। तो ये सर्वे साइंस का विज्ञान है। अब होता क्या है कि लोग केवल ये बोलते हैं कि हमने 10,000 किए या 20,000 किए या 1500 सैंपल किए। अंतर यह है
आप किस लेवल की एनालिसिस करना चाहते हैं। अगर आप जितना माइक्रो लेवल पे आप एनालिसिस करेंगे, आपको सैंपल साइज उतना बड़ा करना पड़ेगा। इस विज्ञान का एक थंब रूल है जिसे पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ कॉलेजेस में, जो भी इस विज्ञान को पढ़ना चाहते हैं। थंब रूल ये है, स्मॉलर द यूनिवर्स लार्जर द सैंपल साइज। मतलब जितनी छोटी जगह का आप सर्वे करना चाहेंगे उसके लिए आपको बड़ा सैंपल लेना होगा, और जितनी बड़ी जगह का आपको सर्वे करना है उसके लिए आपको छोटे सैंपल से भी काम चल जाएगा। ये विचित्र है, आश्चर्यजनक है, लेकिन ये सत्य है। जी, अब आते हैं आपके सर्वे पर जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे पंजाब को लेकर के, क्योंकि पंजाब में एक बड़ा परिवर्तन देखने को आपके सर्वे के हिसाब से मिल रहा है। आपके अनुसार पंजाब में इस बार जो है सिद्धू और अमरिंदर की शायद लड़ाई या आपसी उसकी वजह से कांग्रेस पीछे होती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी आगे हो रही है। आम आदमी पार्टी को जो है वो आप 35% वोट तक दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी पिछली बार भी जब हुआ था चुनाव तो काफी आगे थी, लेकिन एक आध घटनाओं ने उसको पीछे कर दिया था। इस बार क्या अभी की स्थिति में जो आम आदमी पार्टी की जो स्थिति बढ़ रही है उसमें किसान आंदोलन एक बड़ी वजह है, उससे नाखुशी लोगों की एक बड़ी वजह है, या उसके कुछ, क्योंकि वो पंजाब में अभी ट्रायल एंड टेस्टेड नहीं है, ये एक वजह है, क्या मानते हैं? देखिए, किसान आंदोलन पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सर्वे के आंकड़े दो तीन चीजें बहुत साफ चीजें बता रही हैं। किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों की नाराजगी। दूसरा, पंजाब देश के 3 राज्य केवल ऐसे हैं भाई जहां पे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी दोनों के खिलाफ भरी पूरी नाराजगी या रेटिंग कम है या नाराज हैं लोग। 3 राज्यों में से एक केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा पंजाब। और पंजाब में चूंकि चुनाव अभी आ रहे हैं, इसलिए आंकड़े आंकड़े बहुत साफ बता रहे हैं कि केंद्र से नाराजगी लोगों की बहुत साफ। अब उस स्थिति में बीजेपी के लिए क्या कुछ करने के लायक है वहां पे? एक तो शुरुआत सबसे छोटे वाले डिनोमीटर से हम करते हैं, कुछ भी नहीं है। एक बड़ी विचित्र सी चीज कल आई, लोगों ने मुझसे बोला कि आप कह रहे हैं बीजेपी की स्थिति इतनी गंभीर है और आप कह रहे हैं बीजेपी के 2% वोट बढ़ रहे हैं पंजाब में, ऐसा कैसे संभव है? तो वो दरअसल ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी तक पंजाब के चुनाव में बीजेपी मुश्किल से 19-20 सीटों पर ही चुनाव लड़ती थी, क्योंकि 100 के आसपास सीटें जो है वो अकाली दल चुनाव लड़ता था। ये पहला चुनाव होगा जब बीजेपी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो चूंकि वो सभी जगहों पर चुनाव लड़ेगी, इसलिए जो कुछ भी 2-3% हर जगह के, हर सीट के जो बीजेपी के वोट हैं वो सब काउंट होंगे। इस नाते बीजेपी का वोट पड़ता हुआ दिख रहा है, केवल इसी नाते। उसके अलावा बीजेपी के लिए कोई पंजाब में लोगों के मन में सहानुभूति भी नहीं है। बीजेपी से अच्छी खासी इस समय नाराजगी है, पहली बात। अकाली दल के लिए कोई सहानुभूति कुछ नहीं बच पा रही है, क्योंकि एक तो बीजेपी के साथ में वो लंबे समय तक रहे, दूसरा उनकी अपनी इनकम्बेंसी और उनकी अनपॉपुलैरिटी अभी तक कम नहीं हो पा रही। दूसरी चीज कल लोगों ने बोली कि आपने मुख्यमंत्री पद की जो रेस दिखाई उसमें तो नंबर 2 पे सुखबीर सिंह बादल का नाम है, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि अकाली अनपॉपुलर है? तो उस मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में, जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों की लिस्ट है, उसमें प्लीज ध्यान से ये बात देखिए भाई कि आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं का नाम है, अरविंद केजरीवाल का और दूसरे जो उनके सिटिंग लोकसभा के एमपी है मान का। कांग्रेस के 2 उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री और सिद्धू, लेकिन अकाली दल का केवल एक ही उम्मीदवार है। तो इन 5 उम्मीदवारों की रेस में वो नंबर 2 पे दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप पार्टी बेस की बात करें तो सिद्धू और अमरिंदर सिंह के वोट अंत में कांग्रेस के वोट हैं, मान साहब के और अरविंद केजरीवाल के वोट जो हैं वो आम आदमी पार्टी के वोट हैं। लेकिन सिद्धू साहब का, लेकिन जो 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 सुखबीर सिंह बादल साहब का अपना है वो उनका अकाली का अकेले का वोट है। इसलिए आपको वो भले ही नंबर 2 पे 5 लोगों में दिख रहे हैं, लेकिन जब आप वोट शेयर की बात करेंगे तो वोट शेयर में आपको लगेगा कि लड़ाई दरअसल अकालियों की नहीं है, लड़ाई दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है। अकाली वहां पर नंबर 3 पे है और बीजेपी बहुत ही नीचे नंबर 4 पे। ये स्थिति अभी फिलहाल वहां की। जब आप बातचीत कर रहे हैं तो लोगों से ये भी बातचीत की होगी कि रणनीतिक संभावनाएं भी बहुत सारी राजनीतिक होती हैं जो आखिरी वक्त तक बदलती रहती हैं। अभी आपने कहा भारतीय जनता पार्टी योजना बना रही है 100 सभी सीटों पर लड़ने के लिए, लेकिन हालात देखने के बाद ये भी हो सकता है या होता रहा है, पूर्व में भी होता रहा है कि वोट
ट्रांसफर किए जाते हैं किसी ना किसी पार्टी की तरफ। इस तरीके की भी कोई आशंका या अभी है, या कांग्रेस में अगर मान लीजिए अगले कुछ दिनों में मेल हो जाता है सिद्धू अमरिंदर का, तो कोई संभावना बदलती है, या आम आदमी पार्टी और अच्छे तरीके से कुछ परफॉर्म करने की कोशिश करती तो कुछ और संभावना बनती? आपको क्या लगता है? आपने बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा, क्योंकि इस जगह पे आके मैं भी अटकता हूं कई बार कि ऐसा क्या है जो चीजें बदल जाती हैं। मसलन 5 साल पहले, अको भाई, मुझे याद है कि हमने 5 साल पहले भी बोला था कि आम आदमी पार्टी जीत सकती। कल मुझे कई लोगों ने, जो लोग सर्वे से नाराज थे, उन्हें बोला कि भाई साहब 5 साल पहले आपका गलत हो गया था, आम आदमी पार्टी को आप कह रहे थे, आम आदमी पार्टी तो नहीं जीती। अब 5 साल पहले हुआ क्या था ये भी तो समझना जरूरी है। 5 साल पहले आम आदमी पार्टी का बहुत जबरदस्त स्विंग हुआ था, जैसा दिल्ली में बन रहा था माहौल वैसे ही बन रहा था। आम आदमी पार्टी से गलती ये हुई कि वो खालिस्तानी सेंटीमेंट के लोगों को उन्होंने काफी ज्यादा तक तरजीह दे दी, जो भी उनके कारण रहे हों। और अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति के यहां जाकर रुक गए रात को जो कि खालिस्तानी ओपनली सिंपैथाइजर था। अब ये गलती जो उनको भारी पड़ी वो ये भारी पड़ गई कि एकाएक हिंदू मतदाताओं का पंजाब में एकदम से 80 का दशक उनकी आंख के सामने से गुजर गया। जिस समय जो जो जिस तरीके का आतंक का वातावरण था और उन एलिमेंट से जो उनके अंदर का बैठा हुआ डर था, वो इतना आगे आ गया कि उन्होंने रातों रात निकल करके कांग्रेस को वोट डाल दिया, बीजेपी को और अकालियों को छोड़ करके। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि संघ वालों ने और बीजेपी वालों ने अपने ही वोट ट्रांसफर करवाए कप्तान साहब को, ताकि आम आदमी पार्टी ना आ पाए। अब वो कितना सच है कितना नहीं है ये मैं इसमें नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है, हमें पता है कि लोगों ने निस्संदेह अंदर बूथ के अंदर जाकर के कप्तान साहब को वोट दिया और बाहर निकल के बोला कि हमने तो अकाली और बीजेपी को वोट दिया। अब ऐसी स्थिति में हमारे सामने बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है कि हम तो जो मतदाता कह रहा है हम उसी को बोलेंगे कि भाई इन्होंने इसको वोट दिया या इसको वोट देंगे। लेकिन पिछली बार यह जरूर हुआ था कि हिंदू मतदाताओं का एक बड़ा लेट पोलराइजेशन स्विंग वो कांग्रेस और कप्तान साहब के लिए हुआ था, और उसी कारण वो उन्होंने चुनाव जीता। अब सवाल यह है क्या वो स्विंग इस बार भी होगा, रहेगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। कारण उसका यह है, इस समय आम आदमी पार्टी आगे नहीं है पंजाब में। दरअसल पंजाब में कांग्रेस ने अपनी छीछा लेदर स्वयं कर रखी है, घर के अंदर दो फाड़ कर रखा है। जब आप एक बात ये सोचिए ना, बड़ी अजीब सी स्थिति होती है कि ये मुख्यमंत्री बेकार है, नकार है, ये सत्ता में जो बैठी हुई सरकार है ये भ्रष्ट है, बेकार है। ये सारे आरोप जो सुने सुनाए से लगते हैं, ये विपक्ष लगाए तो समझ में आता है। अब मुख्यमंत्री बेकार है, नकारा है, किसी काम का नहीं है, अगर ये सुबह शाम कांग्रेस के लोग बोले तो आप खुद ही कंफ्यूज होंगे कि भाई ये हो क्या रहा है, विपक्ष कौन है, आम आदमी पार्टी विपक्ष है या कांग्रेस विपक्ष है या कांग्रेस सत्ता में है। कांग्रेस ने अपने घर के अंदर जो दो फाड़ कर रखी है, उस केस में आम आदमी पार्टी हो कोई हो विपक्ष में, उसको एक अपफ्रंट मिलना आसान हो जाता है। तो चुनाव दरअसल आम आदमी पार्टी आगे नहीं है, कांग्रेस अपने को गड्ढे में डाल रही है, इस नाते वो और ज्यादा आगे दिख रही है। जी, अब आते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं होगा, बल्कि 2024 की पृष्ठभूमि तैयार करेगा, एक उसके लिए आधार तैयार करेगा। क्या वजह है कि इतना सब कुछ हो गया उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर के, बाकी और बहुत सारी चीजें बीते दिनों हुई है, उसके बावजूद योगी एक इतने मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं कि बीजेपी फिर से सत्ता में आते हुए दिख रही है और बल्कि मजबूती से आ रही है। आप इसकी क्या वजह मानते हैं वहां पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं और किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का जो कुछ भी अभी जनाधार है वो दरअसल किसी और के कारण नहीं, बल्कि केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के कारण। कारण उसका यह है कि 2014 में मोदी के चेहरे पे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, 2017 में लोक विधानसभा में मोदी के चेहरे पे दिया, कोई योगी का चेहरा सामने था भी नहीं, 2019 में मोदी के चेहरे पे दिया। लेकिन इतना क्रेडिट जरूर दूंगा कि योगी की ब्रांडिंग, योगी की इमेज, ये मोदी के चेहरे के ऊपर और वो बीजेपी को लाभ ही दे गई है, उसमें लायबिलिटी सिद्ध नहीं हुई है। अनलाइक जो बीजेपी के बाकी मुख्यमंत्री हैं
जो जिन राज्यों में उत्तराखंड हुआ या गोवा हुआ जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पे बीजेपी के मुख्यमंत्री उनकी लायबिलिटी है। उत्तर प्रदेश के केस में फिलहाल ये लग रहा है कि वो लायबिलिटी नहीं है, उनका जो कोर वोट है 40% का बीजेपी का इस समय, वो उसको सूटेबल है, इसीलिए मुख्यमंत्री की रेटिंग में भी उनको 40% आ रहा है, बीजेपी को वोट भी 40-41% आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की भी रेटिंग 45% आ रही है। तो 40 से 45% ये एक एक कोर है जो, चाहे आप बीजेपी का कोर वोट बोल लें, चाहे योगी को की फैन फॉलोइंग बोल दें, चाहे मोदी की फैन फॉलोइंग बोल दें, ये एक ही डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। अब सवाल ये है कि कोविड का इतना हाहाकार मचा, इतनी जूतम पैजार हुई, लोग इतनी बड़ी तादाद में मरे, लोगों का गुस्सा नहीं है क्या? है, बिल्कुल है, गुस्सा है, लेकिन गुस्से को टैप करने वाला भी तो कोई एक होना चाहिए ना। गुस्से को टैप करने के लिए इस समय वहां फील्ड में कौन है? आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी पास से, इतने नजदीक से देखी है, आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि अगर समाजवादी पार्टी के जो नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव हैं, अगर इस समय उनकी तबीयत ठीक होती और उनके हाथ पैर चल रहे होते, तो उनके जैसे एग्रेसिव नेता ने पिछले 6 महीने में 600 बार उत्तर प्रदेश को रौंद दिया होता, सभाएं करके और जन यात्रा कर करके। और आज की तारीख में उनके नाम की बनाई हुई पार्टी में उनके उत्तराधिकारी जो हैं वो कितनी बार जनता के बीच में निकले? तो सवाल ये है। और तीसरी नंबर की जो पार्टी है बसपा, उसको तो आप कोने ही कर दीजिए, क्योंकि बहन जी को तो महीने 3 महीने में भी एक बार चेहरा बाहर नहीं दिखाई देता। तो आप, जनता की नाराजगी नहीं है ऐसा नहीं है, जनता नाराज भी रही है, जनता नाराज है भी बड़ी तादाद में, लेकिन उस जनता की नाराजगी को चैनलाइज करने के लिए भी कुछ हाथ पैर तो मारना पड़ता है ना। अगर आप हाथ पैर मारेंगे ही नहीं, तो डिफॉल्ट में तो एक किसी को भी मैंडेट अगर बीजेपी को या योगी को या मोदी को मिल रहा है, तो इसके लिए दोष आप जनता को नहीं दे सकते, इसके लिए दोष विपक्ष को अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा कि जनता के गुस्से को अपनी तरफ चैनलाइज करने के लिए विपक्ष क्या कर रहा है। जब आप वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि मामला क्लियर है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस वहां कुछ भी कोशिश कर पाई है? राहुल गांधी, बात बहुत सारी होती है, जाते हैं नहीं जाते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी तो ज्यादा कदा जा ही रही है वो, तो क्या कोई गुस्सा चैनलाइज कर पा रहे हैं, या ये आपको इस बात की कोई संभावना दिखती है कि ये जो तीनों दल हैं अलग अलग घूम रहे हैं, वो कुछ कहीं कोई संभावना दिखती है कि मिल करके बैठ करके बात कर पाएंगे, खासतौर से पिछले अनुभवों को देखते हुए? देखिए, अरिथमेटिकली संभावना है, मैं अरिथमेटिक से इनकार नहीं करता, क्योंकि एक मोटे मोटे बॉलपार्क में अगर मैं आपको बोलूं, 40% बीजेपी, 30% सपा, 15% बसपा और 5% कांग्रेस, एक मोटा मोटा मैं अंदाजा दे रहा हूं, तो अगर आप सपा बसपा कांग्रेस जोड़े तो वो हिसाब 50% का बनता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कुछ चीजें बहुत क्लियर होना। मसलन ये बात क्लैरिटी आनी चाहिए कि इस समय बाइपोलर कंटेस्ट होता जा रहा है यूपी में, और जो भी एंटी बीजेपी वोट हैं वो बसपा के बजाय सपा की ओर ज्यादा जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम मतदाता है। मैं चूंकि एनालिस्ट हूं, मैं चीजों को दाएं बाएं करके नहीं बोलता। जैसे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस लेफ्ट को छोड़ के पूरी तरीके से ममता बनर्जी को साथ दिया, उसी तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में फिलहाल ये लग रहा है कि मुस्लिम मतदाता सपा के साथ में जा रहे हैं। अनलेस कि अब मायावती आती हैं और बड़ी तादाद में मुस्लिम उम्मीदवार खड़ी कर देती हैं, तो वो एक अलग, कुछ अलग किस्म का इक्वेशन बनेगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस फिलहाल दुर्भाग्य से उनके न वो 3 में है न 13 में, और जो उनकी पार्टी की स्थिति है, जो उनके नेतृत्व की स्थिति है, राज्य का नेतृत्व लगभग खत्म है। राज्य में नेतृत्व के नाम पर केवल प्रमोद तिवारी वो अपनी सीट जीतते हैं, वो उनका उस जिले तक सीमित है। और प्रियंका गांधी के नाम पर 3% मतदाताओं ने बोला कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में वो देखना चाहते हैं। अब जनता को क्यों दोष देना? आपने जब तक अभी तक ऐलान भी नहीं किया एक बार कि प्रियंका गांधी खुल के चुनाव लड़ेंगी और मुख्यमंत्री की उम्मीदवार है, आप जनता से क्यों उम्मीद रखें कि वो आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखे या प्रधानमंत्री के रूप में देखे? तो कांग्रेस फिलहाल यही कर सकती है, अगर वो वास्तव में कंटेस्ट करना चाहती है, बीजेपी को नुकसान करना चाहती है, तो उसे अपने को बिहार की तरह से वास्तविक रीअलाइनमेंट करना पड़ेगा। बिहार की तरह से अर्थात यह है मेरा कि जो एक्चुअल में उसकी पावर अब फील्ड में है, उसके लिहाज से ही सीट मांगनी हो। अगर वो उसके लिहाज से सीट मांगेंगे,
बिहार में देखिए सत्ता में आ जाती आरजेडी, अगर उसने ज्यादा सीटें कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी होती, बिल्कुल सही 70 सीटें कांग्रेस में अगर नहीं, अगर कांग्रेस बिहार में 35 सीट लड़ती तो इस समय बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, स्थिति स्थिति दूसरी होती, बिल्कुल सही कह बिल्कुल रहे दूसरी होती, टच एंड गो। हैं। तो वही कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में हम 100 सीट लड़ेंगे और हम 75 लड़ेंगे, देखिए उससे नहीं होगा। वो अगर समाजवादी पार्टी आरजेडी और के साथ में मिल करके बोले, एक जो भी सही विनेबिलिटी एक कंपोनेंट रख के अपने लिए सीटें बनाए, तो उससे कांग्रेस को भी फायदा होगा, विपक्ष को भी होगा, जी, लेकिन होता दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा, होता दिख नहीं रहा है। तो यशवंत जी अब आते हैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में इस बार मुख्यमंत्रियों के बदलने की तादाद ऐसी रही जैसे लगता ही नहीं कि बीजेपी की बिल्कुल परंपरा के खिलाफ गई, पहले एक हटाया फिर दूसरा हटाया, अब तीसरे सज्जन आए हैं वहां पर। लेकिन तभी भी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वहां पर 44 से 48 सीटें मिल रही हैं और कंफर्टेबल स्थिति में है सरकार बनाने की। इसकी क्या वजह, वहां पे भी कांग्रेस की सरफुटौल एक वजह है, या ये कि जो वहां के नेता हैं हरीश रावत, वो पंजाब में फंसे हुए, अपना घर नहीं देख पा रहे हैं, दूसरे घर पे में भी वो जो कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा क्या फर्क पड़ रहा है ये देखना अलग मामला होगा। जी। क्या बताए, मतलब अगर अगर आप सपोज कीजिए कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं, तो उत्तराखंड को देख करके सिवाय अपना सिर पीटने के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बरसे कंबल भीगे पानी बिल्कुल उलटवासी है। मतलब ये एक ऐसा राज्य है जहां पे लोग भरे पूरे नाराज बैठे हैं, सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, थाली सजा के बैठे हैं और थाली सजा करके कांग्रेस को दे रहे हैं, और कांग्रेस कह रहा है कि नहीं हम नहीं खाएंगे, ये बीजेपी को थाली दे दी। हम क्या इसको इसको किस इतनी इतनी विचित्र स्थिति, मैंने सर्वे में करते हुए इतने सालों में 27-28 साल हो गए मुझे सर्वे करते हुए, इतने चुनाव इतने राज्यों में कर डाले, बड़ी कम विचित्र स्थितियां ऐसी दिखती हैं। नंबर 1 पॉपुलैरिटी जब हम पब्लिक से पूछते हैं तो हरीश रावत का नाम आता है नंबर 1 पॉपुलैरिटी में। ठीक है, लोगों की नाराजगी इतनी भरी पूरी रही है। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि पिछले 2 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भयंकर राजनीति नाराजगी थी, इस मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी नहीं है। नाराजगी इसलिए नहीं है क्योंकि वो ज्यादा उल्टा सीधा बोलते नहीं है, वो चुप बैठे हुए हैं। अब आप ये सोचिए कि ये अगर क्वालिफिकेशन हो जाए राजनीति की कि जनता मुझसे खुश नहीं है लेकिन मुझसे नाराज नहीं है, तो ये किस किस्म की क्वालिफिकेशन गिनी जाएगी। अब सत्ता में आने के लिए कांग्रेस को केवल इतना करना है कि जनता जो थाली दे रही है उसको बैठ के खाना है, और कांग्रेस वो भी करने को तैयार नहीं। जो आपका सबसे बड़ा एसेट है उस राज्य का, जिसको जनता सनाखों पे लेने के लिए तैयार है, आपने उसको 2 साल से जो है पंजाब में फंसा रखा था। अब कल जिस समय, आप यकीन मानिए, जिस समय हमारा सर्वे आया, सारे मीडिया में, सब चैनल में, सब जगह पे लीड चली, हरीश रावत मुख्यमंत्री बनने के लिए पहली पसंद, बड़ी बड़ी लीड चलने लगी। और हरीश रावत क्या कर रहे थे? हरीश रावत साहब एक गुरुद्वारे में पोछा लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि पंजाब की राजनीति के चक्कर में उन्होंने एक कोई बयान दिया, उस चक्कर में पंजाब की राजनीति में कांग्रेस को डैमेज ना हो, इस चक्कर में बेचारे वो जाकर के अरदास करके माफी मांग रहे थे। अब आप बताइए कि ऐसा आपने कहां देखा, किस जगह आपने देखा कि पंजाब में, जहां पे आपने सब कुछ सत्यानाश कर रखा है, कि वहां की राजनीति को बचाने के लिए, जहां उत्तराखंड में जहां श्योर शॉट आपको सत्ता मिलने वाली थी, आपने वहां पे भी बेड़ा गर्क कर रखा है। अरे भाई, एक आपके पास में लीडर है जो जनता के बीच में पॉपुलर है, पूरी पार्टी को पूरी तरह आदेश दीजिए उसके पीछे लग जाए, सारे संसाधन अपने झोंक दीजिए। आप एक छोटी सी चीज बताइए मुझे, आज मानिए, फर्ज कीजिए उत्तर प्रदेश में 403 सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ जाए, 403, और 403 में अभी 5 सीट आ रही है, और भयंकर ताकत लगा दें 10 सीट आ जाएगी, 15 आ जाएगी। 10 से 15 सीट या 20 सीट भी आ जाए, उससे कांग्रेस की सेहत पे ज्यादा फर्क पड़ेगा या उत्तराखंड में सरकार बनाने से ज्यादा सेहत पे पड़ेगा? नैरेटिव क्या इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए? जितनी ताकत, जितना पैसा, जितने रिसोर्स कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खर्च कर रही है, उसका 100वां हिस्सा भी अकल और पैसा और रिसोर्स वो उत्तराखंड में अगर लगा दे, तो आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में सरकार बना लेगी। 100वां हिस्सा भी उसका लगा दे। लेकिन क्लैरिटी भी नहीं है और करना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं?
करना चाहते मैं नहीं जानता। अब आज से लेकर के 5 महीने तक अगले, अगर हरीश रावत के साथ में पूरी पार्टी तमीज से चुनाव लड़ जाए तो कोई कारण नहीं है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार ना बने। उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है तो उसके लिए सिवाय कांग्रेस खुद को छोड़ के और किसी को जिम्मेदार ठहरा ही नहीं सकती। और आम आदमी पार्टी का वहां पे जो उभार है वो सिवाय इसके आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की क्लैरिटी नहीं होने के कारण जो नाराज मतदाता है वो कांग्रेस को न जाकर के थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी का कितना है, 10, 12, 15% तक वो वोट शेयर का जो अभी आ रहा है, लोग मन बना रहे हैं, उनके पास में अभी तक तो चेहरा भी नहीं था। वो अभी चेहरा दिया है, हफ्ते 10 दिन पहले उन्होंने पहली बार। और और वो चेहरा भी गैप तब भरने की स्थिति में होता है जब कांग्रेस के पास में कोई लीडर नहीं होता पॉपुलर। इसलिए आम आदमी पार्टी को मैं नहीं समझ पाता हूं कि वो 15% जो अभी स्थिति है उससे वो और ज्यादा उभार पाएंगे, मुझे नहीं लगता कम से कम, क्योंकि हरीश रावत पॉपुलर चेहरा है, अल्टरनेटिव है। अगर हरीश रावत नहीं होते तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खा गई होती उत्तराखंड में। बिल्कुल सही है। आपने गोवा और मणिपुर के बारे में भी बहुत साफ किया है, लेकिन ओवरऑल अब देखें पांचों राज्यों का, इससे सबक अगर लेने हो भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को, इन तीनों को क्या क्या सबक मिलते हैं और कहाँ वो तीनों लोग अपने तरीके से करेक्शन कर सकते हैं? जैसे आपने कांग्रेस के लिए करेक्शन का कहा उत्तराखंड का, तो बाकी ओवरऑल एक नेशनल पर्सपेक्टिव में, खासतौर से 24 के चुनाव के पर्सपेक्टिव में क्या सबक है इन लोगों की, इन तीनों पार्टियों, भारतीय जनता पार्टी शुरू करते हैं फिर बात। देखिए, बीजेपी को इस समय सबसे बड़ा फायदा विपक्ष की कमजोरी का है, लेकिन बीजेपी को जो ध्यान रखना चाहिए कि ये टीना फैक्टर नाम की चीज ये कोई परमानेंट नहीं होती राजनीति में। जनता जब मन ऊब जाता है तो किसी को भी शून्य में से भी खड़ा करने का हिम्मत और हौसला रखती है। इसलिए बीजेपी को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टीना फैक्टर वाली मिलने वाली जीत को वो कोई बहुत परमानेंट अपने लिए पॉजिटिव मैंडेट मानने की गलती ना करें, अन्यथा उनको आगे चल के बहुत नुकसान होगा। बीजेपी के पक्ष में केवल एक चीज है भाई, वो ये कि उनका राजनीतिक मैनेजमेंट बहुत कौशल बहुत अच्छा है। हम कह सकते हैं कि 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदल दिए, लेकिन इस बात का भी उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जैसे ही देखा कि दूसरा मुख्यमंत्री जो बदला वो पहले से भी ज्यादा घातक हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत तीसरे पे आ गए और उस नेगेटिविटी को नलीफाई किया। और आप उत्तराखंड को छोड़िए, उत्तराखंड से बड़ा एग्जाम्पल इस समय दरअसल कर्नाटक का है। कर्नाटक में येदियुरप्पा जैसे इंसान को उन्होंने हटा करके जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री बदला वो काबिले तारीफ है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको आप बता सकते हैं कि येदियुरप्पा मतलब साउथ इंडिया में बीजेपी के अडवाणी माने जाते थे। बिल्कुल, शुरुआत उन्होंने की थी, उन्होंने शुरुआत की थी। पहला जेन्युइन साउथ इंडियन लीडर बीजेपी का कोई था तो वो येदियुरप्पा थे। उनको हटा करके दूसरा उन्हीं की जाति का मुख्यमंत्री बना दिया। येदियुरप्पा नाराज भी नहीं हुए, येदियुरप्पा को वो एकोमोडेट भी कर लेंगे, उनके बेटे को भी एकोमोडेट कर लेंगे। कल्याण सिंह का उत्तर प्रदेश में आप एग्जाम्पल देखिए, कल्याण सिंह बड़े नेता थे, बीजेपी को लो वोटर्स को अप्रोप्रिएट करना था। कल्याण सिंह जी को उन्होंने पहले राज्यपाल बनाया, एकोमोडेट किया, उनके बेटे को सांसद बनाया, उनके पोते को विधायक और मंत्री बनाया। तो एकोमोडेशन किसी का करना ये बहुत आवश्यक होता है। मुझे लगता है बीजेपी डैमेज कंट्रोल के मामले में बाकी पार्टियों से ज्यादा, अभी उत्तर प्रदेश में देखिए ना, जब कोरोना हुआ, कोविड हुआ और बीजेपी के अंदर भयंकर जुतम पर नाराजगी हो रही थी योगी के खिलाफ, तब भी बीजेपी ने फटाफट मीटिंग करके नाराजगी कम करना, योगी को भी एश्योर करना कि नहीं मुख्यमंत्री के उम्मीदवार यही होंगे। लेकिन डैमेज कंट्रोल बीजेपी जितनी स्पीड में करती है वो शायद सीखने की चीज है कांग्रेस के लिए, क्योंकि उस स्पीड में डैमेज कंट्रोल कांग्रेस ने पंजाब में नहीं किया। अभी भी पंजाब में 3 में ना 13 में है। भाई जो निर्णय लेना हो ले, या तो सिद्धू को ही बना करके प्रोजेक्ट कर दें या अमरिंदर को कर दें, लेकिन जितनी तेजी से बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल कर्नाटक में किया, अगर 1.5 साल पहले पंजाब का डैमेज कंट्रोल का निर्णय कांग्रेस ले लेती तो इस समय यह दुर्गति नहीं हो रही। नंबर 1, कांग्रेस के लिए सीखने की बात यह है कि निर्णय लेना यह नेतृत्व का काम है। निर्णय लेने की क्षमता होना और त्वरित निर्णय लेना एक बड़ी चीज है। जो निर्णय न लेना और चीजें को चलते रहने देना, ये शायद कांग्रेस के फायदे का सौदा नहीं है। आप देखिए गोवा में क्या हो रहा है। गोवा में आज की तारीख में अगर ऐसे चलता रहा
तो हो सकता है आप जो है वो कांग्रेस को डिस्प्लेस कर दें और दिल्ली के बाद में ये दूसरा राज्य हो जाए जहां पे बीजेपी और आपकी लड़ाई हो जाए, कांग्रेस पीछे हो जाए। अब वहां पे जितने एग्रेशन के साथ में अभी चिदम्बरम साहब गए हैं, पिछले 48 घंटे में एग्रेशन आया, ये एग्रेशन आ जाना चाहिए था 1 साल पहले। अरे 5 साल पहले तो गोवा में जनता ने कांग्रेस को ही जनादेश दिया था, 40 में 17 सीटें दी थी, बीजेपी को बिल्कुल 13 सही। दी थी, बीजेपी का मुख्यमंत्री तक जनता ने हरवा दिया था। उसके बाद में भी 17 सीटों के साथ में भी आप गवर्नर हाउस तक न जाए सत्ता मांगने के लिए। ये किस तरीके का की राजनीति है भाई? आप मतलब हद थी। आज जनता वहां पे पहले बीजेपी से नाराज थी, कांग्रेस को जनादेश दिया, कांग्रेस ने वो थाली जैसे बोला ना परोसी हुई, वो बीजेपी को आगे कर दी। इस चक्कर में जनता दुगनी नाराज हो गई। मतलब कभी कभी कुछ चीजें आपकी लॉजिक को डिफाई करती हैं, तो वो इलॉजिकल होने की जो पराकाष्ठा है, मुझे लगता है कांग्रेस को कहीं ना कहीं सारे ब्रेक हैंड ब्रेक लगा करके पहले सोचना पड़ेगा कि भाई कर क्या रहे हैं हम, हो क्या रहा है हमारे साथ में, हम क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास में अच्छे नेता नहीं है, ऐसा नहीं है गोवा में कांग्रेस नेतृत्वहीन नहीं है। गोवा में 4 4 मुख्यमंत्री हैं पुराने जो कांग्रेस के, जो अच्छे खासे पॉपुलर हैं, लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिद्धू और अमरिंदर सिंह पॉपुलर नहीं है पंजाब में, लेकिन अप्रोप्रिएशन होता है ना कि भाई आप बोले कि नहीं देखिए साहब जीतना है तो आप दोनों की सीमाएं ये है, अपनी अपनी सीमाओं का सम्मान करके कांग्रेस को जिताइए। ऐसा नहीं है कि हरीश रावत पॉपुलर नहीं है। तो कांग्रेस के पास में नेता नहीं है ऐसा नहीं है, वोट नहीं है ऐसा नहीं है, जनता कांग्रेस को जिताना नहीं चाहती ऐसा भी नहीं है, जनता बीजेपी से नाराज नहीं है इन राज्यों में ऐसा भी नहीं है। इन सब के होने के बाद में भी अगर सर्वे ऐसे नतीजे दिखा रहा है जैसा कल आया, या चुनावी नतीजे ऐसे आते हैं जैसा सर्वे में दिख रहा है, तो इसके लिए आप जनता को दोष नहीं दे सकते। इसके लिए आपको अपनी रणनीति, अपनी समझ, अपने काम को दोष देना ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल सही। आपने कई गूढ़ समस्याओं को, गूढ़ संकेतों को काफी बड़े शानदार तरीके से उसका खुलासा किया है। और हम निश्चित रूप से आपके बहुत आभारी हैं कि आपने विदेश में रहते हुए, दुबई में रहते हुए भी हमें इतना समय दिया और हमसे बातचीत की। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी की तरफ से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत